न्यूट्रीलाइट लीप 360 प्रोग्राम का आज का कार्यक्रम में मैं चंदन सैके आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज लीप 360 जर्नी का 69th डे है और मेंटेनेंस फेज का अगर बात किया जाए तो यस 28 वाला दिन है। और आप लोगों से जो फीडबैक अभी तक हमें मिल रहा है ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। एंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और आप भी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, आई एम श्योर। और आपसे जो फीडबैक मिल रहा है ये इसको इस बात को प्रूव करते हैं, राइट। और कल हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बातों के टॉपिक के ऊपर डिस्कस की थी, डायबिटीज के बारे में बात किया था, जिसको मधुमेह के नाम से हम जानते हैं, राइट। कैसे हमारा शरीर प्लस हमारा जो पॉकेट के ऊपर ये डाका डाल रहा है, इसके बारे में हमने जाना। यहाँ पे हमने ये जाना कि कैसे ये जो मधुमेह है ये कैसे डेवलप होता है हमारे शरीर में। दो बेसिक रीजन हमने देखा था कि जैसे पैनक्रियास जो होता है ना, ये इंसुलिन का प्रोडक्शंस ये नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट होता है कि शरीर जो अपना द्वारा जो जो उत्पादित जो इंसुलिन का प्रभावी ढंग से जो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। फिर हमने जाना डायबिटीज का विभिन्न प्रकार के बारे में और ये कैसे और कब हमारे शरीर में डेवलप हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने ये भी जाना कि इंसुलिन का जो रोल के बारे में भी जाना। इंसुलिन जो एक हार्मोन है और शरीर में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में ये कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में भी हमने जाना। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में हमने जाना और कैसे ये प्रभावित करने वाला, इसको प्रभावित करने वाला फैक्टर्स के बारे में भी हमने जाना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे मैनेज करना है, राइट। कैसे हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड डाइट हमें टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है, वो भी हमने जाना। ऐसे बहुत सारी बातें हमने कल बात की, डिस्कस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज भी ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम आ रहे हैं और हमारे साथ कनेक्टेड है जैसे डॉक्टर श्याम, राइट, डायरेक्टर ऑफ इमर्जिंग मार्केट इनोवेशन एंड साइंस, राइट। मैं डॉक्टर श्याम को यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा इस वर्चुअल स्टेज में। डॉक्टर श्याम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग चंदन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ इस कारण कि मैंने एक जो स्लाइड्स आप आज देखेंगे डॉक्टर तुषा अभ्यंकर से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्टडी के बारे में बात करेगी। उसका नाम है डाचिंग स्टडी। ये मेरा वन ऑफ माई बहुत फेवरेट स्टडी है, क्योंकि न्यूट्रिशन फील्ड में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। न्यूट्रिशन फील्ड में वन ऑफ द जाने माने स्टडी है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर तुषा इसके बारे में बात करेगी और ये आपको सुनने मिलेगा। तो मैं भी यहाँ रहूंगा। लेकिन डॉक्टर तुषा को आपको पता है, डॉक्टर तुषा हमारे एमडी है, आयुर्वेदा एमडी है। उनके एक्सपीरियंस बहुत लाइफस्टाइल डिसीज में है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ है। लेकिन डॉक्टर तुषा आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन फंक्शन में चेंजेस लो कैलोरी डाइट से। देखो, हम सब लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं क्योंकि हमारा सेहत के लिए अच्छे हैं, राइट, सबको पता है। तो लो कैलोरी डाइट है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है, सब एट द एंड ऑफ द डे ये सब लो कैलोरी है। तो इसके लिए ये सब इफेक्टिव है आपको आपका वजन कम करने के लिए। लेकिन एक बात आजकल मैं देख रहा है पढ़ने से कि ये ब्रेन में बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैंने पढ़ा कि वो हमारे मूड को, हमारे विल पावर को इम्प्रूव करते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा कि जो लो कैलोरी डाइट है उसमें एक नंबर 1 हमारे कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव करते हैं। इसका एक पोटेंशियल है। अभी स्टडीज दिखा रहे हैं कि हमारे मेमोरी एंड ब्रेन प्लास्टिसिटी में, उसका मतलब क्या है प्लास्टिसिटी, इसका मीनिंग है कि जो हमारे ब्रेन को और एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होते हैं और इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होते हैं।
तो इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन एक चीज है लो कैलोरी डाइट से। फिर दूसरी बात है कि मूड चेंजेस, कभी कभार लो कैलोरी डाइट से मूड चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर तो ज्यादातर इम्प्रूव्ड मूड होते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी जरा लो होते हैं इस डाइट से। यही लिटरेचर में साइंटिफिक स्टडी दिखाते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि किसी किसी लोगों को ज्यादा इरिटेबल होते हैं, मूड स्विंग्स भी होने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर ये पॉजिटिव मूड चेंजेस ही होते हैं। फिर एक बात है कि लो कैलोरी डाइट में हंगर और हमारे सटाइटी मीनिंग हमें लग रहा है कि मेरा भूख निकल गया, तो वो फीलिंग्स आते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को अल्टर करते हैं जो हमारे हंगर और सटाइटी को कंट्रोल करने के लिए। जो ग्रेलिन है, जो हंगर की हार्मोन है, लेप्टिन है, वो सटाइटी का हार्मोन है, तो सब कंट्रोल करके हमको जरा सिखाते हैं कि हाँ, हमारे हार्मोन्स हमें कंट्रोल करते हैं और हम भी ये लो कैलोरी डाइट से हार्मोन्स को अल्टर कर सकते हैं। फिर कोई स्टडीज दिखाते हैं कि इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, तो न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स अभी भी पढ़ाई जारी है, लेकिन अल्जाइमर्स में, पार्किंसंस में पोटेंशियली हो सकते हैं, रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। क्योर नहीं, उसका रिस्क रिड्यूस करने का कोई संभावना है। फिर है अल्टरेशन इन ब्रेन मेटाबॉलिज्म, जहाँ हमारा ब्रेन जो एनर्जी मेटाबॉलाइज करते हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने का चांसेस है जब हम लो कैलोरी डाइट लेते हैं। तो ये था मेरा आज का सोच, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था ब्रेन के इम्पैक्ट हमारे लो कैलोरी डाइट से। तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और फिर थोड़े मूड स्विंग्स जैसे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए गाइडेंस का जरूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। तो उनसे बातचीत कर आपका ये प्रोग्राम कंटिन्यू करो। तो यही था मेरा आज का सोच। आज चले हम मिलेंगे अब डॉक्टर तुषार अभ्यंकर से डाइटिंग स्टडी के बारे में। डॉक्टर तुषार, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। गुड इवनिंग डॉक्टर श्याम। और फिर से एक नया स्टडी, नया रिसर्च हमारे सामने लाके हमारे साथ डिस्कस करने के लिए धन्यवाद आपका। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर श्याम ने जो स्टडी बताया है उसको मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूंगी। हमारे जो गुरु थे पहले के जमाने में, पुराना जो हमारा लाइफस्टाइल था, तो जनरली ये बताया जाता था आयुर्वेदा में भी कि खाना जो है हमें जितना मात्रा हमारी मतलब 4 भाग बताए हैं हमारे स्टमक के आयुर्वेदा में, उनमें से 3 भाग ही खाना है और 1 भाग छोड़ देना है। क्योंकि एक तो खाने को ठीक तरीके से शरीर में घूमने के लिए, मतलब पेट में घूमने के लिए, डाइजेशन के लिए जगह मिलेगी। और दूसरा उसका एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये था जो डॉक्टर श्याम ने बताया कि जनरली हम सब ने ऐसा अनुभव किया होगा, जब हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं हमारे कैपेसिटी से ज्यादा, तो हमें नींद भी बहुत ज्यादा आती है, तो हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जितना ज्यादा खाना हम खाते हैं उतना हमारे शरीर की एनर्जी वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइवर्ट हो जाती है, तो हमारा अलर्टनेस जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब हम एक मॉडरेट खाना खाएंगे तो हमारा चेतना जो है या हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। दिमाग खाने को डाइजेस्ट करने में या एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में डाइवर्ट ना होते हुए हमारे काम की प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा यूजफुल हो पाएगा। अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो एक्टिव नहीं रह पाते हैं, और जब मात्रावत खाना खाते हैं तो चाहे आप 2 रात भी जाग लो, आपको थकान नहीं पता चलेगी। तो ये कुछ फाइंडिंग्स पुराने जमाने में भी बताए गए हैं जो अभी साइंटिफिक तरीके से हमें आगे पता चल रहे हैं, जो डॉक्टर श्याम ने अभी हमारे साथ में शेयर किया। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी है और
हो सकता है जो आगे रिसर्च चल रही है, डॉक्टर श्याम ने बताया अभी संशोधन चल रहा है उसके ऊपर की, अल्जाइमर्स जैसे भी जो डिसीजेस है उसके ऊपर भी इसका परिणाम हो सकता है। तो लाइफस्टाइल का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सहभाग है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसी से रिलेटेड आज का हमारा सेशन है और मैं अपना स्लाइड शेयर करना चाहूंगी और आज का हमारा सत्र शुरू करना चाहूंगी डॉक्टर श्याम के स्टडी के साथ में। दाचिंग स्टडी, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया, जब हमारे साथ में सबसे पहले डॉक्टर श्याम ने ये स्टडी शेयर किया था तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ था कि ऐसी भी कोई स्टडी है और ऐसा भी कोई नया आविष्कार बहुत पहले किया गया है जो हमें नहीं पता था। तो ये मैं आप सभी को आग्रह करना चाहूंगी कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक उगम स्थान बोलेंगे हमारे हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम का। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दाचिंग स्टडी कहीं चाइना में किया गया है और हमारा हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के साथ में इसका क्या कनेक्शन है। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। तो क्या हम बो रहे हैं, हमारे गलत जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके वजह से हम हमारे शरीर में बहुत सारे डिसीजेस को रोग निर्माण करने वाले चीजों को हम शरीर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बीज डाल रहे हैं और फिर उसके वजह से नए नए मेटाबॉलिक कंडीशन जो हम बोलते हैं वो बन रहे हैं हमारे शरीर में। तो चलिए जानते हैं इस स्टडी के बारे में। और उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पिछले 3-4 सत्रों से आप सभी लोग डायबिटीज के बारे में जान रहे हैं, उसकी पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये पिछले 2-3 सत्रों में आपने रोज जाना है। उसी का एक्सटेंशन बताएंगे या उसका अगला एपिसोड है आज का ये सत्र हमारा। तो क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया कि हमने क्या बोया है। जब बहुत पहले के जमाने में देखेंगे, 1901 में अगर हम देखेंगे तो शायद से मधुमेह पता था लोगों को, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं था। फिर क्या हो गया, तो जब संशोधनकर्ताओं ने एक बड़ा एनालिसिस किया और उन्होंने तब जाना कि मिड 1980s में ये जो ये ईयर है 1980s का, इसके मिड टाइम में एक अलग सा चेंज देखा गया लोगों के रहन सहन में। तो उन्होंने ये देखा कि एक तो वजन धीरे धीरे बढ़ रहा था लोगों का और फिजिकली इनएक्टिव थे, शारीरिक तौर पे ज्यादा सक्रिय नहीं थे, बैठे काम ज्यादा करने लगे थे, सक्रियता कम हो गई थी, टेक्नोलॉजी शायद बढ़ गई थी उस टाइम पे, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सत्र शुरू हो गया था। तो उन्होंने ये जाना कि धीरे धीरे ये इनएक्टिविटी जो है ये हमारा टाइप 2 डायबिटीज का एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताया गया है। अब मॉडिफाइबल मतलब क्या, मॉडिफाई इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम हमारे तौर तरीके रहने के सही कर लेते हैं तो शायद से ये जो रिस्क फैक्टर उन्होंने संशोधनकर्ताओं ने हमें अलर्ट दिया है कि इसके वजह से डायबिटीज हो सकता है, तो इसको हम अगर हमारे रहन सहन को करेक्ट कर लेंगे तो शायद सही करने के बाद में हम ये जो रिस्क है हमारा टाइप 2 डायबिटीज का उसको हम कम कर पाएंगे। तो ये था जब हमने एक बीज बो दिया है डायबिटीज का, और ये अब आगे हमारे सारे जनरेशन में आ रहा है। तो हमारी गलती के वजह से हमारे आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनको भी इसका डिसएडवांटेज बोलिए या इसका नुकसान उनको देखना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे हाथ में टाइम है जब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब ये मैं बताऊंगी कि जरूरी है, लेकिन जरूरी है ये हमारे मन में कब आएगा, ये हमारे मन में तब आएगा जब हम देखेंगे कि नंबर कितने बड़े हैं। तो और एक प्रीवैलेंस के लिए कितनी बड़ी मात्रा में डायबिटीज लोगों में देखा जा रहा है, इसका एक सर्वे किया गया वर्ल्ड वाइड। और साल 2000 में उन्होंने देखा कि 150 मिलियन केसेस थे। बाद में एस्टिमेट उन्होंने किया 2017 के लिए, तो उनको पता चला कि 425 मिलियन लोगों में डायबिटीज पाया जा सकता है। और आगे जाके जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है जैसे कि बढ़ रहा है रोग, उसके हिसाब से 2045 में 629 मिलियन लोग
डायबिटीज के वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये आंकड़ा है ये बहुत ही तेज तरीके से बढ़ता जा रहा है। स्पीड जो है इसका बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब हमें अभी एक्शन लेने हमें भी उसी तेज तरीके से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारा लाइफस्टाइल को स्पीड अप करना है, जिसमें कि सही तौर तरीके हमें जानने हैं। तो ये अगर डायबिटीज ही हमें पता करना है तो ये क्यों जरूरी है, इसके अगर हम इसको छोड़ देते हैं बिना कुछ किए, बिना कोई इंटरवेंशंस किए या बिना कोई रोकथाम किए तो क्या होगा। अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ देंगे तो आप इस फ्लावर में देख पा रहे हो कि कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं डायबिटीज के। कॉम्प्लिकेशंस को आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज से। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनके अगर वो डायबिटिक है तो उनके पैरों में जनरली कुछ अल्सरेशन सा हो जाता है। उनको पता नहीं चलता कि कब उनको चोट लग गई, उनको सेंसेशन नहीं रहता है क्योंकि उनके नर्व थोड़े वीक हो गए रहते हैं, तो उनका सेंसेशन कम हुआ रहता है। तो कभी भी चोट लग जाती है, पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब और ज्यादा साल बढ़ते हैं तो ये चीज गैंग्रीन, मतलब जिसमें कि हमारे सेल्स जो है शरीर के, जैसे कि निचले वाले भाग के पैरों की, उनको ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होता है तो वहां के सेल्स की डेथ होने लगती है और वो हीलिंग जो होना है उस वुंड का, उस जख्म का, वो नहीं होता है और वो एक गैंग्रीन में एक नासूर के जैसे बढ़ता जाता है और बाद में उस भाग को शरीर के काट के अलग करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बुरी बात बताएंगे हम एक इंसान में जो कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन के वजह से उनमें ये बहुत ही क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बताएंगे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। आगे चल के ब्लाइंडनेस जो है, क्योंकि हम उसको ब्लाइंडनेस मतलब जो न्यूरॉन्स जो है हमारे आंखों के, उनमें भी अफेक्ट हो जाता है और उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बताते हैं, जिससे कि अंधापन आ सकता है। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, हृदय से रिलेटेड, वो भी होते हैं और एंड स्टेज रीनल डिसीज, जब बहुत क्रॉनिक मतलब बहुत ही पुराना सा हो जाता है आपका ये डायबिटीज, तब ये सारी चीजें आप में लोगों में देखी जा सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इतने एक्सट्रीम लेवल के जो कॉम्प्लिकेशंस है ये लोगों में कब पाए जाएंगे। ये लोगों में पाए जाएंगे जब उनका डायबिटीज 20 या 30 साल पुराना हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आप 20 या 30 साल वेट ना करिए, क्योंकि 5 साल भी आपका डायबिटीज पुराना हो गया है तो भी आप में ये सारे लक्षण दिखना शुरू हो सकते हैं। तो हमारे किडनी को परिणाम होना 5 साल के आसपास शुरू हो जाता है। तो अगर आपको डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज 1 या 2 साल पहले, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है जब आपको ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और कंट्रोल करना है। कॉम्प्लिकेशंस को ही नहीं, लेकिन मॉर्टेलिटी जो मृत्यु दर है, आप नीचे वाले लाइन में देख पा रहे हो कि ये जो सारे कॉम्प्लिकेशन है हृदय से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, इन्फेक्शन रिलेटेड, इसकी वजह से जो मृत्यु दर देखा है वो डायबिटिक लोगों में बढ़ गया है। लगभग 4 मिलियन उन्होंने संख्या बताई है। अब कॉम्प्लिकेशंस मैंने किस तरीके से हमने बीज बो दिए हैं डायबिटीज के या मेटाबॉलिक कंडीशंस के, ये हमने जान लिया है। तो कैसे मैं जान पाऊंगी कि मुझे डायबिटीज है या नहीं। अलग अलग टेस्ट है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बताया है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1985 में बताया है, जिसको OGTT बताते हैं, जिसमें कि एक आपका टेस्ट किया जाता है, आपका खाली पेट आपका ब्लड शुगर देखा जाता है और बाद में आपको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है मुंह के द्वारा ओरली, और वो 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद में फिर से आपका ब्लड शुगर चेक किया जाता है। अगर आपका शरीर वो 75 ग्राम ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाता है खून में बिना दिखाए, तो आप डायबिटिक नहीं हो। लेकिन अगर वो आपको दिखाता है तो आप रिस्क पे हो कि आपको आगे 1 या 2 साल में चल के डायबिटीज शुरू हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशन का एक मेजरमेंट WHO ने बताया है।
अब हमने जान लिया कि क्या बीज बो दिए है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उससे कितना मृत्यु दर बढ़ गया है, कितने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि हम इतने दिनों से हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी कर पा रहे हैं, तो क्या ये क्या बस नॉलेज शेयरिंग की बात है, या कोई ऐसा हमारे पास में प्रूफ है जो बता पाएगा कि रियलिटी में लाइफस्टाइल या बाकी इंटरवेंशंस डायबिटीज की शुरुआत को डिले कर पाता है, रोकथाम कर पाता है या नहीं। दूसरा सवाल ये उठता है कि डायबिटीज को ही रोकथाम करना है या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर मेरे 40 एज में हूँ या 50 एज में हूँ और मुझे डायबिटीज शुरू हुआ है, लेकिन मेरे माँ बाप जो है उनमें शायद डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए हैं, तो मुझे उसको भी रोकना है और मेरा डायबिटीज को भी मुझे रोकना है, मेरी आने वाली पीढ़ी के भी डायबिटीज को मुझे रोकने से बढ़ने से रोकना है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या उसका मृत्यु दर भी हम कम कर पाते हैं या नहीं, बिना दवाई के साथ साथ में लाइफस्टाइल रिलेटेड इंटरवेंशंस को मैं अपने आप में अडेप्ट करने के बाद में ये चीज कम हो सकती है या नहीं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या बस लाइफस्टाइल चेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ रोकथाम हम कर पाएंगे इस डेडली डिसीज का? तो इसका जवाब आगे वाले स्लाइड में हमें मिल गया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी के साथ में, जो कि डॉक्टर श्याम ने हमारे सबके सामने लाया है कि यस, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन अगर आप करते हो, अगर आपका रहन सहन, आपका खान पान अगर आप बदलते हो, तो आप टाइप 2 डायबिटीज का ऑनसेट मतलब उसका शुरुआत होने को आप आगे बढ़ा सकते हो, उसकी रोकथाम कर सकते हो। तो बहुत ही प्रसिद्ध एक जर्नल है द लैंसेट, इसमें 2019 में ये स्टडी पब्लिश हुई है, जिसको कि morbidity and mortality after lifestyle interventions for people with type 2 diabetes impaired glucose tolerance 30 ईयर का स्टडी है, दाचिंग स्टडी फॉर द प्रिवेंशन आउटकम स्टडी। तो ये 30 साल का स्टडी है, जो कि छोटा स्टडी नहीं है, बहुत ही बड़ा स्टडी है। 30 साल तक लोगों में फॉलो अप करके उनका स्टेटस जानना, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो जानना, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया स्टडी है और बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी है। एक लाइन में अगर देखें तो उन्होंने ये जाना कि अगर ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस हम करते हैं तो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हम कम कर पाते हैं, डायबिटिक का ऑनसेट हम कम कर पाते हैं, साथ ही साथ लॉन्गिविटी मतलब हमारी जो लाइफ स्पैन है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या था ये स्टडी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। दाचिंग एक शहर है चाइना का। 1986 में एक स्टडी उन्होंने शुरुआत की, जिसका की फॉलोअप उन्होंने 30 साल तक किया। इसमें 33 क्लिनिक्स उन्होंने इन्वॉल्व किए थे, 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्क्रीन किया, 577 लोगों को उन्होंने एनरोल किया प्रोग्राम में। एज ग्रुप था 25 to 74 और उन्होंने ओजीटीटी के द्वारा उन्होंने डिसाइड किया कि जो शुगर खून में ग्लूकोज की मात्रा है वो इम्पेयर्ड है या नहीं, तो कम ज्यादा है या नहीं। तो ये इस हिसाब से उन्होंने लोगों को एनरोल किया और उसमें उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, टोटल 4 ग्रुप बनाए। एक तो था कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कि कोई भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं था लाइफस्टाइल रिलेटेड, और बाकी के 3 ट्रायल ग्रुप थे, जिनको हम 3 इंटरवेंशन ग्रुप बता रहे हैं। एक इंटरवेंशन था डाइट के हिसाब से, मतलब उनमें डाइट के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। दूसरा था जिसमें एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था, और तीसरा ग्रुप था जिसमें कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों को मिलकर उन्होंने स्टडी किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टडी में फॉलोअप उन्होंने किया है 30 साल तक। इसमें 1986 से शुरू होके 4 ग्रुप में फॉलोअप किया गया। पहला फॉलोअप 1992 में, दूसरा 2006 में, तीसरा 2009 में और चौथा 2016 में, और स्टडी पब्लिश हुआ है 2019 में। तो चारों ग्रुप में उन्होंने बराबर से फॉलोअप करते गए हैं और रैंडमाइज करके लोगों को अलग अलग क्लिनिक्स में एग्जामिन करना शुरू किया था। तो एम क्या था इस स्टडी का?
इसमें इंटरवेंशन का एम कोई दवाई के साथ नहीं किया गया था। इसमें इंटरवेंशन जो था वो हमारे लाइफस्टाइल या हमारे खान पान में बदलाव करके ही किया गया था। तो सबसे पहला एम क्या था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको तरकारी की मात्रा ज्यादा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। उनको दूसरा ये था कि अल्कोहल या मद्यपान है या दूसरे कोई भी मादक पदार्थ है उसका सेवन कम करने के लिए बोलना। तीसरा था कि शुगर चीनी की मात्रा कम करने के लिए बोलना। और चौथा था कि जितना भी टाइम हमें मिलता है उतना सारा टाइम अगर हमारा फ्री टाइम मिल रहा है तो उसको हम शारीरिक तरीके से सक्रिय रखने के लिए उसको यूज करना। पांचवा ये था कि जो भी वजन में ज्यादा वजन जिनका ज्यादा है उन लोगों को कैलोरी का कंट्रोल करने के लिए बोलना। तो ये सारे इंटरवेंशंस इसमें देखे गए थे या लेने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। अब ये जो स्टडी है ये 6 इयर्स के लिए इन्होंने एक्टिवली फॉलो अप किया था लोगों का। तो आउटकम सबसे आई ओपनिंग और सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये देखा गया कि 51% डायबिटिक इंसिडेंस का रिडक्शन हुआ है 6 साल में तीनों ग्रुप में, जिसमें डाइट बताया गया था, जिसमें एक्सरसाइज बताई थी और जिसमें दोनों भी चीजें बताई गई थी। और उसके साथ ही साथ दूसरा जो रिजल्ट था ये पाया गया था कि डायबिटीज का इंसिडेंस जो था वो ना कि स्टडी के दरमियान बल्कि स्टडी के बाद में भी, मतलब मैंने अगर 1 साल हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम किया है और मैं बाद में भी उसी आदतों को कंटिन्यू कर रही हूँ तो मुझे उसका जो फायदा मेरे प्रोग्राम के दरमियान मिल रहा है उससे ज्यादा फायदा मैं अगर उस आदतों को कंटिन्यू करूं तो भी मिलेगा। ये इस स्टडी के द्वारा उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि जो लोगों ने आदतों को कंटिन्यू रखा है, हैबिचुएशन किया है, हैबिट बिल्डिंग किया है, उनको और ज्यादा फायदा मिला है। तो हमें भी ये चीज को बहुत ध्यान पूर्वक समझ के लेना है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू ना कि अभी आगे जाके भी कंटिन्यू करूं तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा लंबे तौर पे मिलने वाला है। आगे चल के इस स्टडी के फायदे हम जानेंगे कि और आउटकम क्या मिले हैं। तो बाकी आउटकम में आप देखेंगे कि डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो है इंटरवेंशन का ग्राफ। तो जब उन्होंने फॉलो अप किया ईयर वाइज तो आप देख पा रहे हो कि कंट्रोल के कंपैरिजन में जो ब्लू लाइन है हमारा ग्राफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखा रहा है, जिसमें कि जो रेट था डिसीज के बढ़ने का वो कम होता गया है कंट्रोल के हिसाब से हम कंपेयर करें तो। सिमिलर फाइंडिंग हमें मिली है माइक्रोवास्कुलर कंडीशन में, कार्डियोवास्कुलर डेथ्स में और ऑल कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी। तो कोई भी कारण अगर हो मेटाबॉलिक कंडीशन में, शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं और बहुत सारे बदलाव की वजह से शरीर का मृत्यु दर बढ़ता जाता है। तो हो सकता है कि डायबिटीज हो लेकिन उसने हार्ट को प्रभावित कर दिया हो तो कार्डियक अरेस्ट से या और किसी रीजन से इंसान की मृत्यु हो जाए। लेकिन आप इस चीजों को पहले ही कंट्रोल कर लोगे तो आपके हार्ट को या हृदय को ये प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पैथोलॉजी शरीर के अंदर बहुत छोटे मायने पे हो रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आई ओपनिंग रिजल्ट हमको मिला। आगे जाके नंबर्स हमारे दिमाग को ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसीलिए ये नंबर यहाँ मैंने दिखाए हैं कि उन्होंने ये पाया गया है कि लगभग 4 साल हमने डायबिटीज को डिले किया है। तो स्टडी में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें अगर 4 साल पहले डायबिटीज शुरू होना था तो उनको 4 साल बाद में शुरू हुआ है। तो जब हम बताते हैं कि मुझे जेनेटिकल डायबिटिक होने की संभावना है तो उस चीज को माइंड में ना पकड़ते हुए ये चीज को पकड़ लीजिए कि मुझे अगर जेनेटिकल डायबिटीज होने की संभावना है लेकिन मैं उसको डिले कर सकता हूँ या मैं उसको डिले कर सकती हूँ अगर मैं लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो 4 साल यहाँ पे डिले किया गया 6 साल के अंदर अंदर। दूसरा देखा गया है कि 26% हार्ट को प्रभावित नहीं कर पाया गया है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन कम हुए हैं।
बाद में स्ट्रोक का जो कंडीशन है वो भी 25% कम हुआ है। माइक्रोवास्कुलर डिसीजेस का कंडीशन 35% कम हुआ है। साथ ही साथ नेफ्रोपैथी जो हम बताते हैं किडनी से रिलेटेड, और न्यूरोपैथी जो हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड, उसका भी नंबर कम हुआ है। रेटिनोपैथी में जो बता रही थी कि आंखों को भी प्रभावित करता है जब डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, तो 40% रेटिनोपैथी का इंसिडेंस लोगों में कम पाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम सभी को शायद ये बहुत पसंद भी आएगा और या बहुत आई ओपनिंग ये चीज रहेगी कि जब ये इंटरवेंशन लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज रिलेटेड किया गया तो लोगों में 4 साल, लगभग 5 साल का जो इंक्रीज इन द सर्वाइवल रेट है, जैसे मैंने बताया कि वेरियस रीजंस रहते हैं डेथ के, तो जब हम डेथ के कॉज को थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं तो सर्वाइवल का रेट बढ़ जाता है। तो लगभग 4 साल 5 साल से सर्वाइवल का रेट बढ़ गया था, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 1.44 ईयर से बढ़ गई थी, और ओवरऑल कॉज ऑफ द डेथ भी कम हुआ था। तो एक छोटा सा इंटरवेंशन कि मैंने मेरे खाने में चेंज किया है या मेरे एक्सरसाइज पैटर्न में चेंज किया है तो मुझे इतना सारा फायदा इससे मिल गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी था। तो ये स्टडी बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसमें 2-3 कमियां थी। एक तो सैंपल साइज कम था, दूसरा तो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 30 साल सिस्टमिक एग्जामिनेशन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारा स्टडी ग्रुप था, उन सब में सिस्टमिक एग्जामिनेशन नहीं कर पाए हैं। तीसरा ये था कि लोग कितने ज्यादा अडियर है, कंप्लायंस जो है लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन को फॉलो करना था वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए। और ये था डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज से ही रिलेटेड था, लेकिन प्री डायबिटीज से रिलेटेड नहीं था। तो ये दाचिंग स्टडी ने क्या किया कि बाकी साइंटिस्ट ने ये स्टडी को फिर से एग्जामिन किया, फिर से स्टडी किया, और उनको बाद में ये पता चला कि क्यों ना हम और एक स्टडी इसी से प्रभावित होकर करें। तो दाचिंग स्टडी ने 2 और स्टडीज को जन्म दिया। एक था डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम और दूसरा था फिनिश डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम। अब इसमें उन्होंने क्या बदलाव किए, उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेशन दिया था वजन के ऊपर, बीएमआई के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप वजन कंट्रोल करोगे, आप बीएमआई कंट्रोल करोगे, तो आप आपके ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते हो पॉजिटिव तरीके से। तो पहला स्टडी था 15 साल का फॉलोअप का, दूसरा था 13 साल के फॉलोअप का। अब इनको ये स्टडी में क्या पता चला, दार्जिलिंग स्टडी में हमें 51% रिडक्शन मिला था, लेकिन दिस इज अगेन अमेजिंग टू सी कि ये एनडीपीपी हम इसको बताते हैं, डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो यूएस गवर्नमेंट ने आगे उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया। तो इसमें 58% रिडक्शन 3 साल में पाया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस स्लाइड को आप थोड़ा आंखों में भर के रखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। ये एनडीपीपी प्रोग्राम को यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि उनमें अमेरिकन पॉपुलेशन में डायबिटिक बहुत ज्यादा है, 10 में से 8 लोगों को डायबिटीज रहता है। तो उनके जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, उन सभी ने मिलके इस प्रोग्राम को एनालाइज किया और कंटिन्यू किया। तो उनको क्या पता चला कि अगर हम ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस को फॉलो करते हैं तो हम डायबिटिक का रिस्क हम हाफ रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने ये प्रोग्राम को एनालाइज किया, स्टडी किया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था एक कोच के ऊपर, जो कोच आपको गाइड कर पाए थ्रू आउट द प्रोग्राम 1 साल तक के लिए, और एक सपोर्ट ग्रुप रहे। जैसे कि आपके पास में एक कोच है, आपके पास में एक सपोर्ट ग्रुप है जो कि आपको नॉलेज शेयरिंग करता है, आपको दिन ब दिन गाइडेंस देता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। तो एक कोच भी है, एक सपोर्ट ग्रुप भी है, सेम जैसे हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम में है। तो इस प्रोग्राम से जो एनडीपीपी प्रोग्राम है उसने हमारे लिए क्या किया, तो एनडीपीपी प्रोग्राम जो हम बता रहे हैं, जो कि बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल स्टडीड प्रोग्राम है, उसको और ज्यादा मॉडिफाई करते हुए डॉक्टर श्याम के गाइडेंस में हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम का इन्वेंशन हुआ है, और जो आप सारे लोग अभी फॉलो कर पा रहे हैं। तो बताने का इंटेंशन ये था कि दाचिंग स्टडी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड स्टडी है इन ऑल द मेडिकल लिटरेचर टिल टुडे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इस स्टडी ने हमारे लिए प्रूव करके दी है कि ये जस्टिफाई करता है कि ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस ग्लोबली हमें फॉलो करने हैं, और आप अब तक जो फॉलो करते आए हैं
इस सेशन के बाद में शायद आपका उत्साह या विश्वास दुगुना हो जाएगा, ये अपेक्षा मैं करती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रूवन फैक्ट हमने यहाँ पे दिखा दी है। तो इसी के साथ में हमारा आज का सत्र समाप्त होता है। आपको एक एक्टिविटी के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपका आज तक का इस प्रोग्राम के साथ में आपने क्या क्या इंस्पायर हुए हो, आप एनडीपीपी प्रोग्राम, डाचिंग स्टडी और हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग, इनका सभी का अगर आप एक लर्निंग या एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे तो हमें बहुत ही आनंद होगा। तो आपको सभी को शुभकामनाएं आपके बचे हुए प्रोग्राम के लिए, और थैंक यू सो मच। ओवर टू चंदन जी। Thank you, Dr. Tusha. Thank you for your input and thank you also to Dr. Sham, right, जिन्होंने हमें अपना जो रिसर्च जो है, रिसर्च का जो रिजल्ट्स हमें शेयर किया। जैसे ब्रेन फंक्शन में लो कैलोरी डाइट का इम्पैक्ट के बारे में उन्होंने बताया, जैसे कैसे विल पावर को ये इम्प्रूव करता है, कोग्निटिव फंक्शंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, देन मूड इम्प्रूवमेंट में कैसा ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक उसी तरह लो डिप्रेशन, राइट, उसको मेंटेन करने में कैसे हेल्प करता है। यस, न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी इसका है। तो ये भी फिर डॉक्टर तुषा ने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टडी के बारे में बताया, किंग जो चाइना का स्थिति है उसके बारे में बताया, राइट, कि जो कुछ हम बोएंगे उसी का जो पुनः प्राप्त होगा हमें, राइट, मतलब हम जो भी बीज हम लगाएंगे कल्टीवेशन के लिए उसी का जो खेत में वही मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च के बारे में हमने बताया, स्टडी के बारे में बताया 1980, राइट। वहां पे जैसे बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली हमारा जो होता है ना, जैसे घर में हम जैसे ये होता है कि मेरा घर में अगर सभी लोग फिजिकली इनएक्टिव एक्सीडेंटली लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो वही जो हम बुनने का बात कर रहे हैं ना, तो सारा जो आने वाला पीढ़ी उसी को ले लेते हैं। तो हमें वहां पे फैमिली का लाइफस्टाइल के बारे में जैसे बात किया गया, राइट, और वहां पे डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात किया गया, राइट, जैसे गैंग्री के बारे में बात किया गया, ब्लाइंडनेस, राइट, क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, राइट, एंड स्टेज रेंटल डिजीज, ये सब के बारे में जो चैलेंजेस वहां पे जो कॉम्प्लिकेशंस आया था। और यहाँ पे जो स्टडी में ये बताया गया कि जैसे मतलब जो जिनका 20 से 30 साल का जो डायबिटीज जो लेके चल रहे हैं, राइट, उनके साथ ये चैलेंजेस है। बट एट प्रेजेंट टाइम जो डॉक्टर तुषा ने बताया कि हमें 20-30 साल तक वेट करना ही नहीं है, आजकल तो 5 साल 6 साल में ही हम ये सब चैलेंजेस देख रहे हैं, राइट। तो हमारा जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, राइट, कैसे डिले कर सकता है डायबिटीज जैसा चैलेंजेस को, या प्रिवेंट कर सकता है, वो प्री डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, राइट। और यस, कैसे मॉर्टलिटी को भी ये रिड्यूस करता है, इसके बारे में भी हमने जाना। और यस, 30 years रिजल्ट्स ऑफ द किंग डायबिटीज प्रिवेंशन आउटकम स्टडी, उसके बारे में भी हमने जाना, राइट, जहाँ पे जो इंटरवेंशन था कि जो वेजिटेबल इंटेक को बढ़ाना है, राइट, अल्कोहल इंटेक को कम करना है, शुगर इंटेक को कम करना है, देन हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज एक्टिविटीज को बढ़ाना है, और जैसे जो कैलोरी इंटेक को कम करना है, उसका आउटकम के भी उस स्टडी में जो यूज हुआ था उसके बारे में भी वहां पे बात किया गया। और उसका आउटकम बताया गया कि 6 years लगातार ये जो स्टडी हुआ था ना, 6 years लगातार ये जो डाइट एक्सरसाइज या जो प्लान फॉलो कर, उनका रिजल्ट 51% रिडक्शन इन डायबिटीज इंसिडेंट, राइट। तो उसमें भी एक्चुअली ये स्टडी जो है ना, उसके बाद भी इसका इम्प्रूवमेंट लाया गया कि यस, वहां पे तो हमने देखा कि जो डिले कर रहे थे 6 years का जो स्टडी था, 6 years ये हैबिट्स जो डेवलप किया, उसमें ऑलमोस्ट 4 years जो डायबिटीज को डिले किया गया। कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेस था उसका जो परसेंटेज था वो 26% रिड्यूस हुआ। केसेस, स्ट्रोक केसेस में भी उसमें वहां पे देखा गया कि कैसे रिड्यूस हुआ, राइट। और भी बहुत सारा बेनिफिट्स उस स्टडी में देखा गया कि आउटकम जो था। देन जो स्टडी से जो लर्निंग मिला, उससे और एक स्टडी किया गया, राइट, जैसे डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, राइट, फिनिश डायबिटीज प्रिवेंशन, उसका भी रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग था, राइट। तो वहां पे हमने देखा कि ये लाइफस्टाइल हमें कैसे हेल्प किया। और सबसे बढ़िया बात है कि जहां पे डॉक्टर तुषा ने शेयर किया कि यस, न्यूट्रीलाइट लीप 360 इज इंस्पायर्ड, also inspired by this the King study,
राइट, जो कि आज के डेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक स्टडी है, और उससे इंस्पायर्ड होकर हमने इस प्रोग्राम को भी हमने डेवलप किया, राइट। सो थैंक्स डॉक्टर ट्रूषा। एंड तो हमें ऐसे ही मेंटेन करना है, राइट, कि हमारा जो लाइफ जैसे हमने जो स्टार्ट किया था, अभी सोचिए जैसे हेल्दी हैबिट्स आपने डेवलप किया, राइट, शुरुआत से गट रीसेट, उसके बाद इंटेंसिव, उसके बाद अभी मेंटेनेंस फेज में है। तो अभी आप देखेंगे ना, जैसे आपका ग्रुप्स में भी आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आप लोगों ने शेयर किया होगा, राइट, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, नॉट ओनली अबाउट कि डायबिटीज, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस कैसे वहां पे हम वहां पे उसको ओवरकम कर पा रहे हैं, राइट। बहुत सारा, मुझे भी बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, आप लोगों का टीम ग्रुप में भी बहुत सारा फीडबैक आप लोग मिल रहे होगा कि कैसे हम लोग ये इम्प्रूवमेंट लाए हैं अपना हेल्थ के साथ, राइट। और जो स्पेशली इस 360 जो जर्नी है, राइट, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है, राइट। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वेट मैनेजमेंट, इट्स अबाउट ओवरऑल वेट बीइंग, उसको हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर होना कितना जरूरी है, राइट। हम अपना जो भी चीजें, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या मैं घूमने जा रहा हूँ, उसको एंजॉय करना है, राइट। सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज कर रहा है ना, उसमें हम कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, राइट। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कहीं भी ट्रेवल करना है तो आराम से हम जा पाएंगे, कहीं पे भी हमें कुछ मतलब कुछ भी सेलिब्रेट करता है तो वहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होगा, तो हम बहुत अच्छे से उस चीज को उसका आनंद ले पाएंगे, राइट। तो ये प्रोग्राम स्पेशली आपको उस चीजों के उस गोल जो है ना, उस गोल पे अचीव करने में हेल्प करेगा। और जब गोल का बात आता है ना, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि गोल को पाने के लिए कमिटमेंट का जरूरी होता है, और नॉट ओनली कमिटमेंट, उसके साथ क्या चाहिए, हमें संकल्प का भी जरूरत होता है, कि डिटर्मिनेशन, राइट। ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपका कमिटमेंट के साथ आपका जो डिटर्मिनेशन, राइट, ये भी होना जरूरी होता है। एक छोटा सा स्टोरी में यहाँ पे मीनल जी आने वाले हैं, राइट, मीनल जी का वेट कर रहे हैं, बट मैं एक छोटा सा, जब कमिटमेंट का बात आया ना, जब संकल्प का बात आया, डिटर्मिनेशन का, तो एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। जैसे एक भूखी बिल्ली थी, जिसने एक छोटे चूहे, मतलब वहां पे भूखी थी बिल्ली, वो एक छोटे जो चूहे होता है उसको जमीन पे ठेलते हुए देखा, तो उन्होंने बोला, अच्छा, बहुत खुश हो गया, मुझे तो खाना मिल गया आज, राइट। तो भूखी बिल्ली चूहे को पकड़ने और खाने के लिए उसकी ओर चलने लगी। तो छोटे चूहे को लगा कि बिल्ली उसे पकड़कर मार डाले, ठीक है। तो बिल्ली खाने के लिए चूहे को पकड़ने के लिए भागने लगी, राइट, उसके पीछे पीछे। चूहे ने खुद को बिल्ली से बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया, राइट, भागना स्टार्ट किया, राइट। कहा जाता है कि जीवित रहने के लिए क्या करना है, मुझे भागना है, और सोच रहा है कि ये मेरा आखिरी मौका है, चूहे का जो माइंड में चल रहा था उस टाइम में। और चूहे ने भागा इधर उधर, बिल्ली पीछे है, चूहे आगे, चूहे पीछे है, बिल्ली आगे, बिल्ली पीछे है, चूहे आगे है, ठीक है। तो चूहे ने क्या किया, जमीन पे उसने एक होल उसको मिल गया, और उसमें घुसकर खुद को भूखी बिल्ली से बचा लिया। अभी ये जो टोटल जो कहानी था, जो इंसिडेंट था, राइट, जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ने वाला था लेकिन चूहे भाग गया, ये इंसिडेंट ना एक बच्चा अपने पिता के साथ, एक फादर के साथ क्या कर रहा था, शुरुआत से वो देख रहा था। तो बच्चे ने अपने पिता से एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि बिल्ली तो भूखी थी और इतना बड़ी और शक्तिशाली थी कि छोटे चूहे को पकड़ सकती थी, आराम से पकड़ सकती थी, लेकिन चूहा बच कैसे गया। तो पिता ने बेटे को समझाया, फादर ने बताया कि बिल्ली जो है ना, ये रेगुलर रूप से खाने के लिए, चूहे को पकड़ने के लिए प्रतिबंध थी, जबकि चूहा जो है ना, वो जीवित रहने के लिए प्रतिबंध था, राइट। दोनों का अलग अलग था। बिल्ली को हर दिन वो एक्टिविटी, मतलब ये था कि मुझे भूखा था, खाना मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और कोशिश करेंगे। लेकिन चूहा के लिए वो लास्ट ऑप्शन था, राइट। अगर बिल्ली उसको पकड़ लिया, वो जीवित नहीं रहेगा, राइट। लेकिन चूहा के लिए, बिल्ली के लिए ऑप्शंस था कि ये चूहा नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं फिर से ऑप्शंस ढूंढूंगा, राइट। तो बिल्ली जानती थी अगर वो उसे पकड़ने में असफल रही, राइट,
तो भी जीवित रहेगी। बिल्ली को ये था, बट चूहा जानती थी कि उसके जीवित रहने के लिए ये आखिरी मौका है। तो इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये मिलता है कि जो आज का जो दुनिया है, ये है, उसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जस्ट कमिटमेंट तो चाहिए, पर वो एनफ नहीं होता है, उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन भी चाहिए, राइट, जो उस चूहे में थी, राइट। उस चीज को हम वैसे ही अगर हम ना के साथ भी हम करते हैं ना, जो कमिटमेंट, राइट, हमारा जो गोल तो है ये अचीव करना है, उसके साथ साथ कमिटमेंट, जो डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये करना है और यही लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए, राइट। इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, हम जो सक्सेस को आगे लेके जा पाएंगे। तो हमारे साथ मृणाल जी कनेक्टेड है, तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। मृणाल जी, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू चंदन।